हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन के अंदर। तो आज अपन बात करने वाले हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। उनके बारे में आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्लास सेकंड है, क्लास फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। उससे पहले आपके लिए कुछ आपकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। आपको सामने देखने को मिल रहा होगा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जिसके अंदर देखने को मिल रहा है कि सब कुछ एक ही पेज के अंदर अवेलेबल है। क्या चीज़ अवेलेबल है वो भी समझ लीजिए। क्या क्या चीज़ें हैं? क्रैश कोर्स, एक तो क्रैश कोर्स हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया प्लस एमसीक्यू बेच, यानी क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू बेच। ये तीनों चीज़ें एक ही बेच के अंदर अवेलेबल देखने को आपको मिलेगी, वो भी मात्र 699 के अंदर। कितने रुपीज के अंदर? ओनली 699 के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं 70 से लेके 100, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी एग्जाम आते हैं सभी के अंदर पूछ जाते हैं, उन सभी टॉपिक का नॉर्मली यहाँ पे क्रैश कोर्स के थ्रू क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी। यानी वीडियो रिकॉर्डेड ऑलरेडी हो गई है, क्लास आज से अपलोड हो गई है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स की फर्स्ट क्लास जो है CHN की फर्स्ट क्लास, वो यहाँ पे अपलोड कर दी गई है नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन पे। मात्र 699 इसकी कॉस्ट है, जिसके अंदर 15 टेस्ट सीरीज, इसके अलावा मतलब समथिंग 30 से 40 वीडियो आपके एमसीक्यू क्लास के, और इसके अलावा आपके 70 से 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रैश कोर्स के अंदर कराए जाएंगे, वो भी रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या करना है डाउनलोड करने के लिए, मतलब इस पेज को खरीदने के लिए आपको नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट बाई कर सकते हो, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। आपके स्क्रीन के सामने आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये थी अपनी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। अब अपनी क्लास के बारे में स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो क्वेश्चन अपन ने पुटअप किया था, क्वेश्चन पूछने के लिए कि द कंडीशन वेयर ए पेशेंट सी ए रोप एंड फियर इट टू बी स्नेक इज कोल्ड। पेशेंट ने क्या देखा? कोई रस्सी देखी, रस्सी देखने के बाद में उसको डर लग गया, उसको लगा कि ये कोई सांप है। क्या है? एक तरह से सांप है। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या डिपर्सनलाइजेशन अपन बोलेंगे। इसको क्या टर्मिनोलॉजी के अंदर नाम दिया गया है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब क्या क्या सिनारियो होता है समझ लेते हैं। कि जो आपका क्या होता है इल्यूजन। इल्यूजन क्या चीज होती है? इल्यूजन क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ पर्सन या कोई भी चीज आपके सामने प्रेजेंट है, लेकिन आपको देख के वो दूसरी चीज लगे। जिससे नॉर्मली अंधेरे के टाइम में कोई डॉग चल के आ रहा है और आपको लग रहा है कि जैसे कोई भेड़िया है। ठीक है ना? यानी गलत समझ लेना, कुछ चीज आ रही है उसको गलत समझ लेना। यहाँ पे रस्सी है फिर उसको सांप समझ लिया, तो ये भी क्या है? एक तरह से आपका इल्यूजन है। क्या है? एक तरह से इल्यूजन है। आपने नॉर्मली कोई बेल्ट है, बेल्ट को भी सांप समझ लिया, तो वो भी क्या है? एक तरह से इल्यूजन है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? इल्यूजन। जहां पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अपन बाय मिस्टेक या सही तरीके से प्रॉपर ना देखने के कारण या गलत मिस्टेक से क्या हो रहा है, इसको अपन रोंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, गलत आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इल्यूजन अपन बोलते हैं। दूसरा है टर्म आपका हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी फील होता है कि वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। क्या होता है? फिर भी फील होता है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। जिससे नॉर्मली क्या हो रहा है, जैसे आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आपके शरीर पे कुछ चल रहा है, कीट वीट, ठीक है ना? कोई भी आपका नॉर्मली जैसे कीट होते हैं छोटे मोटे, वो आपके शरीर पे चल रहा है लेकिन वो वहां पे प्रेजेंस नहीं है, आपको ऐसा फील हो रहा था। यानी कुछ भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज प्रेजेंट ना होते हुए अगर फील होती है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। क्या बोलते हैं अपन? हेलुसिनेशन अपन बोलते हैं। एक होता है डिल्यूजन। एक क्या होता है आपका? डिल्यूजन। डिल्यूजन का मीनिंग होता है फॉल्स बिलीफ। माइंड में ऑलरेडी सोच रखी है गलत सोच, जिसको बोलते हैं गलत सोच या फॉल्स बिलीफ अपन बोल सकते हैं, माइंड के अंदर फिट है। जैसे आपको लगता है कि आप ही सुप्रीम हो, आपसे ऊपर कोई भी नहीं है, आप ही महान हो, बड़े बड़े लोगों से आपकी जानकारी है,
तो इसको बोलते हैं ग्रांडियोसिटी डिल्यूजन। क्या बोलते हैं? ग्रांडियोसिटी डिल्यूजन अपन बोलते हैं। इसी प्रकार कभी कभी लगता है कि आपके फैमिली रिलेटिव आपको किल करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? परसेप्शन ऑफ डिल्यूजन अपन बोलते हैं, यानी फॉल्स बिलीफ, गलत सोच रहे हैं अपन हर चीज के बारे में। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इल्यूजन। ये तीनों जो वर्ड दे रखे हैं, इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए, अलग अलग एग्जाम के अंदर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना तीनों का मीनिंग। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट। इनमें से कौन सा आपका लेबर इवेंट को रिकॉर्ड करता है, लेबर के इवेंट को रिकॉर्ड करने का काम करता है? पार्टोग्राफ करता है, एपगार करता है, पिटोस्कोप करता है, या सिल्वरमैन असेसमेंट करते हैं? इनमें से क्या राइट आंसर रहने वाला है? जैसे यहां से लेते हैं सिल्वरमैन असेसमेंट, इससे क्या पता लगाया जाता है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कोई न्यूबॉर्न हुआ है उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंस है या नहीं है, वो असेसमेंट कैसे होगा? सिल्वरमैन के थ्रू ये असेसमेंट किया जाएगा। फीटोस्कोप, फीटल हार्ट रेट सुनने के लिए फीटोस्कोप का यूज किया जाता है, पता लगाने के लिए, फीटल हार्ट रेट पता लगाने के लिए। एपगार, वाइटल चेक करने के लिए, वाइटल स्टेबल है या नहीं है। कौन भाई? नॉर्मली आपका न्यूबॉर्न बेबी। ये नॉर्मली कब किया जाता है? आपका नॉर्मली ये किया जाएगा 1 मिनट, 1, 5 और 10 मिनट पे किया जाता है। 1, 5 और 10 मिनट ऑफ बर्थ, इस टाइम क्या किया जाता है? एपगार स्कोरिंग की जाती है। एपगार, एपगार का फुल फॉर्म क्या होती है? ABGAR। नॉर्मली जिसके अंदर क्या क्या चीजें चेक की जाती है? इसके अंदर चेक किया जाता है अपीयरेंस, इसके अलावा पल्स, ग्रेमेस, आपका एक्टिविटी, फिर इसके अलावा रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। रेस्पिरेटरी क्या चेक की जाती है? एफर्ट्स यहाँ पे चेक किए जाते हैं। तो ये एपगार के अंदर चीजें चेक की जाती है। एपगार का मीनिंग ये आता है कि अपीयरेंस चेक करना, कलर चेक करना, पल्स चेक करना, ग्रामेज चेक करना, उसकी एक्टिविटी चेक करना और रेस्पिरेटरी एफर्ट्स चेक करना। रेस्पिरेटरी रेट नहीं, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स चेक करना, ये चीज भी याद रखना। न्यूबॉर्न जब होता है तो उसके वाइटल फंक्शनिंग के लिए क्या किया जाता है? एपगार स्कोरिंग चेक की जाती है। पार्टोग्राफ किस लिए यूज किया जाता है? वो आपके लेबर के इवेंट को रिकॉर्ड करने के लिए पार्टोग्राफ का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म इज। जो नॉर्मल आपकी रेस्पिरेटरी रेट या रिदम होती है उसको क्या टर्मिनोलॉजी के अंदर नाम दिया गया है? क्या ये ब्रेडिकार्डिया होता है, क्या ये टेकिकार्डिया होता है, क्या यूपेनिया होता है, या एपनिया कंडीशन होती है? क्या इसको नाम दिया गया है? तो नॉर्मली अपन नाम से देख लेते, ब्रेडिकार्डिया, स्लो रेस्पिरेटरी रेट। स्लो रेस्पिरेटरी रेट को क्या बोला गया है आपका? अगर कम देखने को मिल रही है आपको तो उसको बोला गया है ब्रेडिकार्डिया। रेस्पिरेटरी रेट नहीं, आपका हार्ट रेट। स्लो आपका क्या है? एक तरह से हार्ट रेट। स्लो हार्ट रेट है अगर, तो उसको क्या टर्मिनोलॉजी में नाम दिया गया है? ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया, टेकी का मीनिंग क्या है? फास्ट। अगर हार्ट रेट आपको सुनने को मिल रही है, ठीक है ना, विजिबल हो रही है, ठीक है ना, फास्ट, जल्दी जल्दी देखने को मिलती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? टेकिकार्डिया। कम आपको मिल रही है तो उसको ब्रेडिकार्डिया, ज्यादा देखने को मिल रही है तो उसको क्या बोलेंगे? टेकिकार्डिया अपन बोलेंगे। ये हार्ट रेट से रिलेटेड हो गया। एपनिया, एपनिया का मीनिंग क्या हो गया? अब्सेंस। क्या अब्सेंस होना भाई? आपका रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है ना। रेस्पिरेशन जब आपका अब्सेंस रहता है तो उसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में नाम दिया गया एपनिया, ठीक है ना। फिर नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम होती है उसको नाम दिया गया यूपेनिया, ठीक है ना। यूपनिया अपन बोल सकते हैं। तो ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, एपनिया, यूपनिया, ठीक है ना। स्लो है हार्ट रेट, हार्ट रेट स्लो है तो ब्रेडिकार्डिया, फास्ट हार्ट रेट तो टेकिकार्डिया, अब्सेंस रेस्पिरेटरी रेट तो एपनिया कंडीशन, और नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है रिदम है तो यूपेनिया कंडीशन अपन बोलते हैं इसको। तो ये अलग अलग आपकी टर्मिनोलॉजी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एन अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज।
अगर अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन हो गया फ्लूइड का तो इसको क्या बोलेंगे, एडिमा बोलेंगे, नेक्रोसिस बोलेंगे, एपिक्स्टेक्सिस बोलेंगे, या इसको इन्फ्लामेशन बोलेंगे। क्या इसका टर्म नाम दिया गया है, ठीक है ना, नॉर्मली। तो जब भी एक्यूमुलेशन हो जाता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, अब नॉर्मली क्या हो जाता है फ्लूइड का, तो उस चीज को क्या बोला गया है, एडिमा बोला गया है। क्या बोला गया है, एडिमा बोला गया है। फिर बहुत बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है होता है एपिक्स्टेक्सिस। एपिक्स्टेक्सिस का मीनिंग क्या होता है, नोज ब्लीडिंग, ठीक है ना, नोज के अंदर की साइड से ब्लीडिंग होना, दिस इज एपिक्स्टेक्सिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, एपिक्स्टेक्सिस बोलते हैं। नेजल ब्लीडिंग जिसको अपन बोल सकते हैं, एपिक्स्टेक्सिस टर्मिनोलॉजी में नाम दिया गया है। देखो इसके बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं एपिक्स्टेक्सिस के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपिक्स्टेक्सिस सबसे पहले देखने को कहाँ मिलता है, दिस इज अ टिप ऑफ द जो नोज है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर अपन बात करेंगे इसके बारे में, तो ये जो टिप ऑफ द नोज होती है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एपिक्स्टेक्सिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो टिप ऑफ द नोज है, ठीक है ना, ये क्या होती है, हाईली वस्कुलर एरिया यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाईली वस्कुलर एरिया यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और इस हाईली वस्कुलर एरिया का नाम या टिप ऑफ द नोज का नाम होता है आपका लिटल एरिया। इसको क्या बोलते हैं अपन, लिटल एरिया या केजल बैक प्लक्सेस, इसको क्या बोलते हैं, केजल बैक प्लक्सेस भी अपन बोलते हैं। किसको बोलते हैं अपन नॉर्मली, लिटिल एरिया को, या टिप ऑफ द नोज पे जो हाईली वस्कुलर एरिया उसको बोला जाता है। या तो लिटिल एरिया बोलेंगे या केजल बैक प्लक्सेस बोलेंगे, क्योंकि मोस्टली जो नेजल ब्लीडिंग होती है वो यहीं पे किसी न किसी कारणवश से होती है। इंजरी की वजह से हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से हो गया, कुछ एलर्जी हो गई, तो उसकी वजह से यहाँ ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और इसको बोलते हैं अपन एपिक्स्टेक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, एपिक्स्टेक्सिस नाम दिया गया है। जो केजल बैक प्लक्सेस होते हैं, ये जो लिटिल एरिया है वो 5 वेसल से मिलके बना हुआ है। कितने वेसल से मिलके बना हुआ है ये, 5 वेसल से ये मिलके बना हुआ है। कौन सा भी आपका लिटिल एरिया या केजल बैक प्लक्सेस, ये कितने वेसल से बन के बना हुआ है, 5 वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब वो वेसल्स का नाम क्या क्या है वो भी अपन देख लेते हैं कि 5 वेसल्स के क्या क्या नाम है। फर्स्ट, देखो नॉर्मली याद रखना है अपन को, कैसे याद रख सकते हैं इसको, पास जी से याद रख सकते हैं, पास जी से पोस्टीरियर और आपका एंटीरियर, पोस्टीरियर एंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी, पोस्टीरियर एंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी, दो तो ये होगी। और एज फॉर सुपीरियर लेबाइल आर्टरी, एज फॉर हो गया सुपीरियर लेबाइल आर्टरी। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो और कौन सी है भाई, एज फॉर स्पिनो पेलेटाइन आर्टरी होगी, स्पिनो पेलेटाइन आर्टरी होगी। इसके अलावा जी फॉर ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी होगी, ग्रेटर पेलेटाइन आर्टरी होगी। तो ये 5 वेसल से मिलके बना हुआ होता है आपका केजल बैक प्लक्सेस, जहां पे मोस्टली आपकी इंजरी के कारण क्या देखने को मिलता है, ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जिसको एपिक्स्टेक्सिस नाम दिया गया है। ये याद रख सकते हो, पास जी से अपन याद रख सकते हो, क्या भाई, जी पास। इस बार क्या हो गया, मैं पास हो गया जी, पास जी। तो ये क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड का पूछा था, जिसका राइट आंसर क्या था भाई, आपका एडिमा था। फिर अगला क्वेश्चन है भाई, नॉर्मली इनएडुकेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, इनएडुकेट पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट इज नोन एज एनाफाइलेटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, कार्डियोजेनिक और सेप्टिक शॉक। इसको अपन क्या बोलेंगे, एनाफाइलेटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, कार्डियोजेनिक या सेप्टिक शॉक, क्या नाम इसको अपन देंगे, एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेटिक शॉक किसी रिएक्शन के कारण जब डेवलप होता है शॉक कंडीशन, किसी रिएक्शन के कारण जब शॉक कंडीशन डेवलप होती है तो उसको क्या बोलेंगे, एनाफाइलेटिक शॉक।
ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, क्या आ गया, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑब्स्ट्रक्शन शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोजेनिक यानी जब हार्ट सही तरीके से पंप नहीं कर रहा, फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो उसको बोलेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। सेप्टिक शॉक यानी किसी इन्फेक्शन की वजह से या इंफ्लेमेशन की वजह से शॉक कंडीशन जब देखने को मिलती है तो उसको बोलेंगे सेप्टिक शॉक। क्लियर हुआ, किसी रिएक्शन की वजह से तो जो शॉक देखने को मिलेगा उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक बोलेंगे। किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से शॉक है तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, इम्प्रॉपर काम कर रहा है, पूरा तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसको बोलेंगे कार्डियोजेनिक। किसी इंफेक्शन की वजह से शॉक डेवलप होता है तो उसको बोलेंगे सेप्टिक शॉक अपन नाम देंगे। अब एक चीज याद रखना कि शॉक का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए भाई शोक क्या चीज होती है। शोक का मीनिंग होता है इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन, किसी ना किसी वजह से सही तरीके से टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा, यानी प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पा रही टिश्यू तक, जिसकी वजह से परफ्यूजन कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसको बोलते हैं इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। इसके बहुत सारे रीजन है, जैसे अगर ब्लड के अंदर ब्लड फ्लो कम हो गया तो सीधी सी बात है, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है। प्लाज्मा भी क्या करता है, नॉर्मली कैरी करने का काम करता है ऑक्सीजन को। नॉर्मली क्या होता है कि जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि अगर ब्लड कम हो गया तो फ्लो उतना नहीं जाएगा, उतनी ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन आपको देखने को सही तरीके से नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, इनएडुकेट देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलेंगे शोक कंडीशन। क्या बोलेंगे, शोक कंडीशन। सीधी सी बात है, इसको क्या बोलेंगे अपन, शोक कंडीशन बोलेंगे। इसका राइट आंसर क्या है, इन एडुकेट। अगर पंपिंग एक्शन है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्डियोजेनिक शोक। क्या टर्म में नाम देंगे इसको, कार्डियोजेनिक शोक अपन नाम देंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको किस, कौन सा कम्युनिकेशन अपन बोलेंगे, किस टाइप का कम्युनिकेशन है, विजुअल वन वे, विजुअल टू वे, ऑडियो विजुअल टू वे या ऑडियो विजुअल वन वे, किस प्रकार का कम्युनिकेशन अपन बोलेंगे इसको, क्यों वन वे है या टू वे है, उसके बाद में ऑडियो विजुअल है या ओनली विजुअल है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस जब होती है तो क्या होता है, आमने सामने दोनों पार्टीज रहती है और आपस में डिस्कशन करती है किसी न किसी प्रोजेक्ट के ऊपर या किसी न किसी सिनारियो के ऊपर, वो क्या करती है, डिस्कशन करती है। कॉन्फ्रेंस का मीनिंग डिस्कशन हो गया, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बताना, जिसपे राय पूछते हैं दूसरे मेंबर के थ्रू। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, वीडियो के साथ में ऑडियो भी होता है, और ये क्या होता है, दो टू वे होता है, ऐसा नहीं कि वन वे होता है, ये क्या होता है, टू वे वाली सिनारियो इसके अंदर देखने को मिलता है। दिस इज ऑडियो विजुअल टू वे अपन बोल सकते हैं। एक होता है ऑडियो विजुअल वन वे, जैसे आप कोई टीवी देख रहे हो या कोई लेक्चर क्लास देख रहे हो ऑनलाइन, जैसे यूट्यूब पे अगर आप क्लास देखते हो, ठीक है ना, ये क्या ऑडियो विजुअल वन वे, ये क्या है, ओनली ऑडियो विजुअल वन वे आपको इसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक ही तरफ से सारी सिनारियो बताया जा रहा है, दूसरी तरफ का आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो पता लगा वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये टू वे वाली कंडीशन होती है। अगला क्वेश्चन आपके है सामने, A brief description of an observed behavior or incident is known as, इसको अपन क्या नाम देंगे, क्लिनिकल रिकॉर्ड बोलेंगे, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोलेंगे, फैमिली रिकॉर्ड बोलेंगे या एनेक्डोटल रिकॉर्ड अपन इसको नाम देंगे। किसी पर्सन के बिहेवियर को चेक करें और उसका बिल्कुल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इसको क्या नाम देंगे। देखिए क्यूमुलेटिव के अंदर सब कुछ आपका रिकॉर्ड होता है, जिसमें फिर ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ग्राफिकली अपन क्या करते हैं, डाटा प्रेजेंट करने का काम करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, पूरा रिकॉर्ड चेक करने का काम करते हैं, वो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है। क्लिनिकल रिकॉर्ड यानी क्लिनिकल सिनारियो के बारे में पूछ रहा हूँ, ओनली फैमिली यानी फैमिली जो रिकॉर्ड होता है,
एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मीनिंग होता है किसी पर्सन का जो बिहेवियर या इंसिडेंट अपन चेक करते हैं उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसका क्या होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एनेक्डोटल आपका रिकॉर्ड होता है। और अभी ये ईएसआईसी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है, पहले ये आरआरबी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का मीनिंग होता है ऑब्जर्व करना बिहेवियर या इंसिडेंट दोनों को, लेकिन क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका प्रोवाइड करने का काम करेंगे अपन सारे लोग। तो ये हो गया आपका, इसका राइट आंसर फोर्थ रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, विच डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर द बीसीजी वैक्सीन रिकंस्टिट्यूशन, यानी बीसीजी वैक्सीन को अपन को क्या करना, मिक्स करना है, क्या करना, मिक्स करना है। तो कौन सा अपन डाइल्यूएंट यूज करेंगे, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, कोल्ड सलाइन या फॉस्फेट बफर सलाइन, इसका क्या राइट आंसर रहेगा। देखो जो भी आपकी वैक्सीन होती है, आपकी बीसीजी वैक्सीन, वो क्या होती है, आपकी लिपोलाइट वैक्सीन होती है। ये ऑप्शन है आपके सारे के सारे, क्या होती है भी आपकी ये वैक्सीन जो होगी वो रहेगी आपकी लिपोलाइज्ड, लिपोलाइज्ड या इसको बोला गया है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। लिपोलाइज्ड या फ्रीज ड्राइड मीनिंग क्या हो गया इनका, कि ऐसी वैक्सीन जो पाउडर फॉर्म के तौर पे आती है जिसको मिक्स करने के बाद में अपन को प्रोवाइड करना है, किसी डाइल्यूएंट मिक्स करने के बाद में अपन को एडमिनिस्ट्रेशन उसको करना है। लिपोलाइज या फ्रीज ड्राइड का मीनिंग यही होता है, पाउडर फॉर्म वाली वैक्सीन, ठीक है ना, नॉर्मल ये इसका मीनिंग होता है। अब कौन कौन सी वैक्सीन आपकी फ्रीजर ड्राइड होती है या फ्रीज ड्राइड आपकी वैक्सीन होती है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैक्सीन का नाम बताओ जो क्या है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है। तो इसमें होती है बीसीजी, मीजल्स आपका, इसके अलावा आपका होती है येलो फीवर, आपका होती है आपकी जापानीज एंसेफेलाइटिस। ये जो वैक्सीन है ये सारी की सारी क्या होती है आपकी फ्रीज ड्राइड वैक्सीन होती है, फ्रीजर ड्राइड वैक्सीन होती है, जिसको रिकंस्ट्रक्शन की आपकी जरूरत होती है। अब इसमें रिकंस्ट्रक्शन कौन कौन सा यूज करेंगे वो भी देख लेते हैं, जैसे बीसीजी हो गया, आपका मीजल्स हो गया, आपका येलो फीवर हो गया, और इसके अलावा आपका हो गया जापानी एंसेफेलाइटिस हो गया। बीसीजी वैक्सीन को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है आपका नॉर्मल सेलाइन के थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, नॉर्मल सेलाइन के थ्रू। मीजल्स वैक्सीन को अपन करेंगे डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू, किसके थ्रू करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू रिकंस्टिट्यूट करने का काम करेंगे। वहीं येलो फीवर वैक्सीन को अगर अपन रिकंस्टिट्यूट की बात होगी तो अपन करेंगे येलो फीवर वैक्सीन को कोल्ड सलाइन का यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कोल्ड सलाइन। और जापानी एंसेफेलाइटिस वैक्सीन को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए, मिक्स करने के लिए अपन यूज करते हैं फॉस्फेट बफर सलाइन, क्या यूज करते हैं, फॉस्फेट बफर सलाइन यूज करते हैं, बी मतलब पी बी एस अपन नॉर्मली इसके अंदर यूज करते हैं जापानी एंसेफेलाइटिस के लिए। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे अगर अपन बात करेंगे और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बीसीजी वैक्सीन हो गया, मीजल्स वैक्सीन हो गया, येलो फीवर वैक्सीन हो गया, और जापानी एंसेफेलाइटिस वैक्सीन हो गया। कि रिकंस्टिट्यूट तो कर लिया, अब इसको यूज कितनी देर तक अपन कर सकते हैं, तो बीसीजी एंड मीजल्स को विद इन 4 आवर के अंदर यूज करना होता, कितनी देर में यूज करना होता, विद इन 4 आवर में बीसीजी मीजल्स को रिकंस्टिट्यूट करने के बाद में, मिक्स करने के बाद में यूज करते हैं। येलो फीवर वैक्सीन को अपन यूज करते हैं विद इन 30 मिनट, डाइल्यूट करने के बाद में 30 मिनट में यूज करता है। और जापानी एंसेफेलाइटिस को फॉस्फेट सलाइन से डाइल्यूट करने के बाद में 2 आवर के अंदर अपन को यूज करना होता है। तो ये कुछ आपकी टाइमिंग भी है इसके अंदर, इसको भी अपन को देखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार बीसीजी और मीजल्स का यही पूछा जाता है कि कितने टाइम में यूज करना है, विद इन 4 आवर। देखो इसका सिनारियो ऐसा था कि शुरुआत में जब बीसीजी मीजल्स वैक्सीन आई तो विद इन 3 आवर यूज किया जाता था, बाद में इसको 6 आवर कर दिया गया। अभी करंट में अपन विद इन 4 आवर के अंदर इसको क्या करना रहेगा, यूज करना रहेगा। तो पता लग गया होगा कि बीसीजी वैक्सीन को किससे अपन करते हैं रिकंस्टिट्यूट, नॉर्मल सलाइन से करते हैं अपन बीसीजी वैक्सीन को रिकंस्टिट्यूट। नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, द रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम द प्लूरल स्पेस इज नोन एज, प्लूरल स्पेस से अगर अपन टिश्यू ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, लंग बायोप्सी, स्प्लीन बायोप्सी, लिवर बायोप्सी या प्लूरल बायोप्सी। अगर अपन लंग्स टिश्यू लेते हैं
उसको बोलेंगे अपन लंग बायोप्सी, लंग्स बायोप्सी। स्प्लीन बायोप्सी यानी स्प्लीन से अगर अपन टिश्यू लेते हैं। लीवर बायोप्सी यानी लीवर से लेते हैं। प्लूरल बायोप्सी यानी प्लूरल स्पेस से अगर अपन क्या ले रहे हैं, टिश्यू ले रहे हैं, ठीक है ना, रिमूव कर रहे हैं उसको, तो उसको बोलेंगे प्लूरल बायोप्सी अपन बोलेंगे। प्लूरल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो लंग्स होती है उसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस। उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लूरल स्पेस बोलते हैं। ये मान लेते हैं लंग्स है, और इसकी जो कवरिंग होती है, ठीक है ना, ये 2 लेयर से कवर रहता है। एक मान लेते हैं यही है, या दूसरी ये है, ठीक है ना। ये कौन कौन सी होती है, यहाँ पे होती है एक पेराइटल होती है, और एक क्या होती है, विसरल लेयर होती है। पेराइटल और विसरल लेयर ये होती है, और इसके बीच के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो नॉर्मल अवस्था में भी रहता है, ठीक है ना। कुछ 5 से 10 ml के समथिंग ही रहता है, जिसको बोलते हैं अपन प्लूरल फ्लूइड। क्योंकि इसके बीच का जो स्पेस है इसको बोला गया प्लूरल स्पेस बोला गया। जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड अपन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो नेगेटिव प्रेशर रहता है। क्या रहता है, नेगेटिव प्रेशर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ऐसे देखो देखने में स्पेस है, लेकिन इतना स्पेस नहीं होता ये, इतना सा जितना हाथ के अंदर इसके अंदर देखने को मिल रहा है ना, उतना ही स्पेस इन दोनों लेयर के बीच में, जिसमें हल्का सा फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। फ्लूइड क्या करता है, जब भी अपन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करता है तो ये जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है ना, इससे बचाने का काम करता है, टिश्यू डैमेज को बचाने का काम करता है। कई बार क्या होता है, जो ये प्लूरल स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसके अंदर कुछ चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है। क्या हो जाती है, कुछ चीजें एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजी में नाम दिया गया है। प्लूरल स्पेस के अंदर अगर जैसे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है, आपका लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसको क्या नाम दिया गया, अगर आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है तो इसको बोलेंगे प्लूरल एफ्यूजन। अगर एयर एक्यूमुलेट हुई है तो इसको बोलेंगे अपन न्यूमोथोरेक्स। ब्लड हुआ है तो अपन बोलेंगे इसको हीमोथोरेक्स। क्या बोलेंगे, हीमोथोरेक्स अपन बोलेंगे। वहीं पे अगर लिम्फ क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ है, क्या हुआ, लिम्फ अगर एक्यूमुलेट हुआ है तो इसको बोलेंगे चाइलोथोरेक्स। चाइलोथोरेक्स अपन बोलने का काम करेंगे। फ्लूइड का मीनिंग प्लूरल इफ्यूजन, एयर का मीनिंग न्यूमोथोरेक्स, ब्लड का मीनिंग आपका हिमोथोरेक्स, लिम्फ का मीनिंग चाइलोथोरेक्स, CHYLO चाइलोथोरेक्स अपन बोलेंगे। अगर नॉर्मली वाटर एक्यूमुलेट हुआ है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोथोरेक्स। क्या बोलेंगे, हाइड्रोथोरेक्स अपन नाम देंगे। तो ये अलग अलग नाम दिए गए हैं इसको, ठीक है ना, ये याद रखना है सभी को। प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड तो प्लूरल इफ्यूजन, एयर तो न्यूमोथोरेक्स, ब्लड तो आपका हिमोथोरेक्स, लिम्फ तो चाइलोथोरेक्स, और वाटर तो हाइड्रोथोरेक्स अपन बोलते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन था ये, नॉर्मली आंसर भी पता लग गया होगा। इसका प्लूरल बायोप्सी बोलेंगे अगर प्लूरल स्पेस से अपन ले रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज द मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। सबसे मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन एयर पोल्यूशन इंडिकेटर बताना। SO2, CO2, आपका CO या N2, कौन सा रहेगा। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर कौन कौन से है। तो कौन कौन से है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2 है आपका, PM2.5 है, PM10 है, और इसके अलावा आपका है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या होते हैं, कुछ एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। तो नॉर्मली जो इसके अंदर आपका इंडिकेटर्स रहेगा, तो वो रहेगा कौन सा रहेगा, मोस्ट कॉमन जो होता है तो वो रहता है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज ए मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। SO2 क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या होता है आपका इंडिकेटर होता है। ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, ये नोट सेट के अंदर भी क्वेश्चन आया है, RRB के अंदर भी देखने को मिला है, यानी लगभग लगभग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर के बारे में पता होना चाहिए। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इन्वायरमेंटल जो टॉपिक होता है जिसके अंदर वाटर हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, नॉइस हो गया, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन
पूछे जाते हैं कई बार। तो SO2 याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होता है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट शेप्ड पेल्विस, इनमें से कौन सा हार्ट शेप्ड पेल्विस है? आपका प्लेटेप्लेट, एंड्रॉइड, गायनिकोइड, एंथ्रोपोइड, इनमें से कौन सा हार्ट शेप आपका पेल्विस होता है? ठीक है ना, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्या करके बताना है? कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आपको आंसर कमेंट करके बताना है। और यहीं से कल की क्लास अपनी स्टार्ट होगी, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी 3rd क्लास, वो अपन स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट जल्दी से कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपके लिए एक और न्यूज है, ऑफर है, वो है आपका टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, जो आपकी आरआरबी टेस्ट सीरीज है। आरआरबी टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, जो हम प्रोवाइड करेंगे। एक तो क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू बेच एक साथ प्रोवाइड करते हैं, वो 699 रुपीज में। टेस्ट सीरीज के लिए नॉर्मली क्या है प्राइस है 149 रुपीज, ओनली क्या है भाई आपका 149 रुपीज। इसको भी आप बाई कर सकते हो। बाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है और क्लास नॉर्मली जो आपका नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन आएगी उसको डाउनलोड करना है और टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हो। क्रैश कोर्स जो रहेगा वो मात्र क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस आपका एमसीक्यू बेच, ये मात्र आपका ओनली रहेगा 699 रुपीज के अंदर 100 स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में प्राइस इंक्रीज कर दी जाएगी। तो ये था अपना क्लास आज की। और डिस्क्रिप्शन, ये लास्ट क्लास, जो लास्ट अपना क्वेश्चन है इस क्लास का, उसके बाद उसका आंसर कमेंट में करना है सभी लोगों को। ओके, तो आज के लिए इतना ही भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।